किसी भी प्रदेश के विकास में औद्योगिकरण की अहम भूमिका रहती है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश को फार्मा हब के रूप में जाना जाता है। हाल ही में हिमाचल को केंद्र सरकार से बल्क ड्रग फार्मा पार्क की मंजूरी भी मिली है, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा दावा भी किया गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के पहले औद्योगिक क्षेत्र पावटा साहिब में वर्तमान में क्या स्थिति है, इस बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि 1973 में पावटा साहिब में औद्योगिकरण शुरू हो गया था और यहाँ प्रदेश का सबसे पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था। प्रदेश में सबसे पहले उद्योग पावटा साहिब में स्थापित हुए, जिसमें लाइमस्टोन संबंधी उद्योग स्थापित किए गए थे। धीरे धीरे अन्य कंपनियों ने भी यहाँ अपने उद्योगों को स्थापित करना शुरू किया। हिमाचल को केंद्र से औद्योगिक पैकेज मिला तो देश की नामी कंपनियों ने यहाँ पर आना शुरू किया और लोगों को भी रोजगार के अवसर मिले। बावजूद इसके प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र आज भी कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिस पर प्रदेश सरकार ने कोई खास ध्यान ही नहीं दिया है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़े हुए हैं हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट सतीश गोयल, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि वर्ष 1973 में हिमाचल का पहला चैम्बर बना था, जिसमें क्रमशः पहले अध्यक्ष RG अब्बी, KK आनंद, सुबोध अब्बी, अरुण शर्मा और वर्तमान में सतीश गोयल अध्यक्ष हैं और गत 18 वर्षों से वह अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। सतीश गोयल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका सिरमौर न्यूज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। सर, अब हम हमारे सवाल पर आना चाहेंगे। सर, वर्ष 1973 से हम आप बात शुरू करते हैं। किस तरह के उद्योग इस दौरान यहाँ पे स्थापित किए थे और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? मैडम, 1973 में बेसिकली लाइम की बेस इंडस्ट्री शुरू हुई है। कुछ कपड़ा उद्योग और स्टील की इंडस्ट्री भी आई है जी। उसके बाद जैसे जैसे कुछ पैकेज इस एरिया में मिला, कुछ फैसिलिटीज़ मिली, तो इंडस्ट्री आनी शुरू हुई और बेसिकली लाइम की माइंस होने की वजह से लाइम बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ सबसे ज़्यादा आई है। सतीश जी, चैम्बर ने नया औद्योगिक क्षेत्र की विस्तार की योजना को बनाया था। बिजली, सड़कों की बेहतर सुविधा की भी मांग की गई थी, तो इसके क्या परिणाम मिले अभी तक? मैडम, टाइम टू टाइम हमारी डिमांड्स बढ़ती रही हैं। इसमें यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री आई है, CCI का गवर्नमेंट का सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्री CCI के नाम से यहाँ वो स्थापित हुई है। 74 के अंदर फाइनल रेलवे सर्वे हुआ था मैडम यहाँ, जिसकी वजह से ये था कि सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से यहाँ रेलवे लाइन आनी थी, परंतु आज तक उसका कुछ भी नहीं आता पता है। उसके टाइम टू टाइम सर्वे हुए हैं। यहाँ रेलवे की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से यहाँ इंडस्ट्री जो है वो सिक होनी शुरू हो गई। सर, अब अगले सवाल पे आते हैं। ये जो फ्रेट सब्सिडी की जो मांग की गई थी 2007 से, सर 2% सेंट्रल सर्विस टैक्स वसूली, औद्योगिक इकाइयों के लिए कालाअंब सकेती मार्ग खोलने की मांग को लेकर कोई भी अभी तक सकारात्मक रवैया आ रहा है क्या सरकार का? सवाल पूछा जी सर, फ्रेट सब्सिडी की मांग की गई थी 2000 से 2% सेंट्रल सर्विस टैक्स वसूली, औद्योगिक इकाइयों के लिए कालाअंब सकेती मार्ग खोलने की मांग, ये जो मांगी की गई थी, इनको लेकर सर अभी तक सरकार का कोई सकारात्मक रवैया रहा है क्या? मैडम, 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब यहाँ पैकेज दिया गया था। वो 10 साल का पैकेज दिया गया था, परंतु बाद में जब कांग्रेसिज्म आई सेंटर के अंदर, तो हरियाणा और पंजाब ने ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ सब्सिडीज़ हैं, हमारी इंडस्ट्री वहाँ पलायन कर रही हैं। उसकी वजह से वो पैकेज विड्रॉ कर लिया गया और उसकी वजह से इंडस्ट्री यहाँ जो आई थी, पैकेज की वजह से यहाँ मेन इंडस्ट्री आई थी, तो वो उसके बाद इंडस्ट्री की यहाँ आना बंद हो गया और वापस आ जाने की उस पर आ गई है, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी कोई नहीं थी इस टाइम, तो इस वजह से यहाँ कुछ नहीं हुआ। हमने डिमांड की, अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम में फैसिलिटीज़ दी गई हुई हैं, वहाँ उसी तरह का ये भी एरिया है, यहाँ भी टफ एरिया है। तो यहाँ ना तो यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है और ना फिनिश गुड सेल होता है।
तो बाहर से ही रॉ मटेरियल आता है और बाहर ही यहाँ से फिनिश गुड्स आता है। तो उस मार्केट को compete करने के लिए स्पेशल जब तक कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी, जब तक यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं आएगी। इसके लिए हम बार बार डिमांड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि उसके लिए दिया जाए। खाली सिर्फ सबमिट करने से या कुछ लोगों को इनवाइट करने से इंडस्ट्री नहीं आएगी। जब तक यहाँ कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, जब तक कोई भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं आएगी। जी सर, अगले सवाल में सर मैं फिर कुछ मांगों के बारे में बात करूंगी। जैसे स्थानीय चूना पत्थर के राजस्थान से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने, सतौन में बंदी की तरफ बढ़ रहे लघु उद्योगों को बचाने सहित पांवटा में हेलीपैड बनाने की मांग रखी गई थी। आपके द्वारा सर इसके नतीजे क्या रहे हैं? मैडम, यहाँ बेसिकली लाइम स्टोन होने की वजह से लाइम इंडस्ट्री देहरादून में, जब लाइम इंडस्ट्री थी देहरादून में, जब माइंस बंद हुई तो सारी की सारी इंडस्ट्री पांवटा में इंडस्ट्री, लाइम बेस इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई थी और यहाँ लाइम काफ़ी था तो उसकी वजह से लाइम इंडस्ट्री लगी। परंतु गवर्नमेंट की कुछ टैक्सेस और रॉयल्टी इतनी ज़्यादा लगा दी गई कि यहाँ से राजस्थान से यहाँ पत्थर आना शुरू हो गया, यहाँ से compete नहीं कर सके। यहाँ कभी 12 मिनी सीमेंट प्लांट होते थे जो सारे पलायन करके अब सिर्फ 3 मिनी सीमेंट प्लांट रह गए हैं। और जितने भी लाइमस्टोन बेस और इंडस्ट्री थी, कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, वो भी यहाँ से सारी बंद हो चुकी हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के रवैया प्रॉपर माइंस का पर ध्यान ना देने की वजह से। सतीश जी, खैर रेलवे लाइन से पांवटा साहिब को जोड़ने के मुद्दे की तो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कहा जाए तो दशकों से क्षेत्र की जनता को ठगा गया है इस मामले में। इसके अलावा सर ट्रांसगिरी क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार करने की मांग भी शायद रखी गई थी। सर इसके अभी तक क्या परिणाम मिले हैं? मैडम, यहाँ स्टील इंडस्ट्री को ट्रांसगिरी में लाने का एक बार प्लान हुआ था, ज़मीन भी ले ली गई थी, परंतु कुछ रवैया गवर्नमेंट का ऐसा रहा कि वहाँ रोड्स को प्रॉपर नहीं बनाया गया। उसकी वजह से वो इंडस्ट्री जिंदल ग्रुप आ रहा था यहाँ, वो नहीं आया आज का। हमने बार बार डिमांड की है कि ऊपर फूड इंडस्ट्री लग सकती है, जो कि यहाँ की फसल भी हैं ऊपर की, वो यहाँ लगाई जाए, परंतु उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। सेंटर की तरफ से फूड इंडस्ट्री के ऊपर पैकेज है, परंतु वो पैकेज सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में अवेलेबल है या फूड पार्क में अवेलेबल है। हमने उनको कहा है कि सारी हिमाचल को एज ए फूड पार्क कंसीडर करना चाहिए, ताकि यहाँ जो जगह है वो पूरी अवेलेबल नहीं है। तो इस ना यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जगह है जो इंडस्ट्री लग सके और उसका बेनिफिट उठा सके। तो उसके लिए हमने यही कहा है कि सारे हिमाचल को फूड पार्क डिक्लेयर किया जाए ताकि फूड इंडस्ट्री यहाँ लग सके, परंतु उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं गया। जी जी। सतीश जी, अभी वर्तमान समय में आपके क्षेत्र में कितने उद्योग हैं और कितने लोगों को इनके थ्रू अभी रोजगार मिल रहा है, ये जानना चाहेंगे सर हम। मैडम, रफली मोर देन 200 यहाँ हैं, उद्योग हैं छोटे और बड़े मिलाकर, और मोर देन 30,000 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और इससे अलग भी, क्योंकि इतने एम्प्लॉइज़ हैं तो उसकी वजह से, और दूसरे इनकी सब एंसिलरी यूनिट्स भी कुछ ना कुछ काम मिलता है उनको भी, तो उसकी वजह से वो अलग है, जो लोगों को रोज़गार मिल रहा है इसकी वजह से। सर, जो अभी कामगार हैं उनके लिए हॉस्टल और मेडिकल की सुविधा इतने वर्षों में अभी तक कुछ मिल पाई है? नहीं मैडम, हम पिछले 20 साल से यहाँ ESI हॉस्पिटल के लिए वर्कर्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, पर आज तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ इतने एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ हॉस्पिटल की यहाँ रिक्वायरमेंट है पर नहीं हुआ। जो यहाँ सरकारी सिविल हॉस्पिटल है वहाँ भी, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री में कभी कभी एक्सीडेंट भी होते हैं, ट्रॉमा सेंटर के लिए हमने डिमांड की है, वो भी आज तक नहीं खोला जा सका। तो उसकी वजह से भी बड़ी दिक्कतें यहाँ आती हैं। ना कोई हॉस्टल फैसिलिटी वर्कर्स के लिए है। यहाँ 118 का लागू है। यहाँ जो भी इंडस्ट्री से आता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बुलाना तो चाहती है, पर वो उनको रहने के लिए ना वो मकान खरीद सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना उनमें रहने वाले
मैनेजर या वर्कर्स मकान खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। ये बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ के लिए है। सर, अभी तो हमने पहले से जो उद्योग अभी हैं स्थापित उनके बारे में बात की। अब हम सर जानना चाहेंगे कि इस इलाके में नए उद्योग क्यों स्थापित नहीं हो पा रहे हैं? मतलब क्या सिर्फ पांवटा साहिब को नज़रअंदाज किया गया है या फिर पूरे प्रदेश में अभी भी यही हालात हैं? वैसे तो पूरे प्रदेश में यही हाल है, पर ये एक क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हरियाणा और उत्तरांचल के बॉर्डर के ऊपर पांवटा स्थित है और शिमला से काफ़ी दूर पड़ता है, जो कि यहाँ से एक ड्रॉबैक है कि उसको छोटे से काम के लिए भी शिमला जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। इंडस्ट्री को अगर बुलाना है तो उसके लिए कोई फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 118 की परमिशन लेने में ही इंडस्ट्री लगाने के इंडस्ट्री को बुला तो लिया जाता है, फिर उसके लिए उसे जब ज़मीन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है 118 की, उसके लिए उसको बहुत टाइम लग जाता है और वो रुष्ट होके वापस अब चला जाता है यहाँ से। अगर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को बुलाना है तो उसके लिए ज़मीन का प्रोविज़न गवर्नमेंट करे और उसको ज़मीन की 118 की परमिशन गवर्नमेंट अपने लेवल पे ही करके उसको दे, ताकि वो इंडस्ट्री यहाँ लगा सके। अगर वो उसको अपने आप परमिशन लेनी पड़ेगी तो वो उसके लिए वो इतना टाइम नहीं इंडस्ट्री वाला कोई भी स्पेंड कर सकता। जी जी जी। सतीश जी, अब आपसे एक अंतिम सवाल पे आना चाहूँगी मैं। 18 वर्ष तक लगातार किसी भी संस्थान का अध्यक्ष बने रहना अपने आप में एक बड़ी बात है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खास वजह रही है आपकी इस अध्यक्ष पद की? ये तो हमारे इंडस्ट्री के जो उद्योगपति हैं वही बता सकते हैं कि हम तो हर साल उनको कहा है कि अब बहुत टाइम हो गया, मुझे एज ए प्रेसिडेंट आप नया चुने और नया जो आएगा वो अपनी नई सोच के साथ आएगा, परंतु कोई भी आगे आने को तैयार नहीं होता। उसके लिए समय की जो थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से मेरी पूरी डिवोशंस यहाँ इसी में चैम्बर में लगती है। सुबह से लेकर शाम तक मैं इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। जी जी। सतीश जी, सिरमौर न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट सतीश गोयल जी, जिनसे हमने उद्योगों से जुड़े मुद्दों पर बात की और निचोड़ यही निकला कि प्रदेश सरकार को औद्योगिक विकास के लिए अभी बहुत बड़े प्रयास करने होंगे। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए सिरमौर न्यूज़।